नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 चुनाव की तैयारियों के साथ ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कई दिनों से दोनों ही दलों के नेता अलग अलग बयानबाजियां कर रहे हैं, तो वहीं अब दिग्विजय चौटाला के बयान से इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब देवीलाल राज वाले ठाठ नहीं है, क्योंकि हमारी इस सरकार महज 20% की हिस्सेदारी वाली है। दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि 2024 में हालात बदलेंगे, जेजेपी 50 से 55 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। अब दिग्विजय के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया तो कांग्रेस और इनेलो को तंज कसने का मौका मिल गया। बीच में हमारे कोई बिचौलिया नहीं, हम भी ये महसूस करते हैं भाई वो वाले ठाट नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते, या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाट थे ना, वो ठाट नहीं। ये महसूस करो कि नहीं? तो ये ठाट क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज में तो हिस्सा अपना 20%, और दूसरों की भी कोशिश ये रहती है भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा लिया, सिरे ना लेने दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इस बात का एहसास सबको है, इल्म सबको है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती या और कोई नेता क्या कहता उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ाई किसने खाई किसने नहीं खाई ये तो क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार तो भाजपा की थी और जो सहयोगी है वो क्या बड़ाई खाएगा भाई। मैं सम्मान के चलता हूँ कि हमने लोगों के जितना हमारे समर्था थी काम करने की, हमने काम किए हैं लोगों के, लेकिन हमारे पास वो बड़ी कलम नहीं थी। तो बड़ा क्लियर और स्पष्ट लफ्जों में दिग्विजय जी ने कहा है कि हम वो काम नहीं कर पाए होंगे जो लोगों की हमारे से उम्मीदें थी। नहीं, हर सरकार की अपनी कार्यप्रणाली अलग है। हमारी जो सरकार है, आज की सरकार है, वो गरीबों की सरकार है, डीबीटी की सरकार है, बगैर भेदभाव के नौकरियां देने की सरकार है, ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सरकार है, गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीब आदमी 1-1 लाख से नीचे के परिवार हैं उनके लिए अलग से योजनाएं बनाने की सरकार है। और पहले वाली सरकारें जितनी भी थी वो दूसरी तरह की होती थी, इसमें कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। आज की सरकार में, इस सरकार में, चाहे हम हैं या हमारे भागीदारी हैं, तो जो नीतियां हमने बना रखी हैं उसी हिसाब से काम हो रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, पूरे हरियाणा में जो काम है इतने कभी हुए नहीं, और उससे ज्यादा कभी किस मुख्यमंत्री नहीं किए। और मैंने तो देखा जाए हरियाणा में जींद से 12 हाईवे निकलते हैं। आप जींद में जाकर देखिए ना, जींद सबसे बड़ा हाईवे होगा, हर 10 किलोमीटर हाईवे है, हर 10 किलोमीटर। ये विकास नहीं है। आज सोनीपत में मारुति की कंपनी लग रही है, ये विकास नहीं है। सोनीपत में कारखाना लगा, ये विकास नहीं है। मारुति का है, रेलवे कोच का है, केजीपी केएमपी के साथ रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, ये बड़ा काम है। कटरा एक्सप्रेस जा रहा है, ये बड़ा काम है। तो ये मान के चलिए हर क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र में काम अपने विकास की तरफ। स्वाभाविक बात है, वो स्वाभाविक बात है। वो बड़े हिस्सेदार थे, हम छोटे हिस्सेदार थे। आज हम बड़े हिस्सेदार हैं, वो छोटे हिस्सेदार हैं। तो स्वाभाविक ठाट उनका था, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका था तो बहुमत उनका था। आज बड़ी पार्टी हम हैं, वो छोटी पार्टी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अलग बात नहीं की, ठीक बात की। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से जो गठबंधन है उसको लेकर के एक बार फिर से जो सवाल हैं वो उठे हैं, चूंकि बयानबाजियां लगातार गठबंधन को लेकर के हो रही हैं और एक बार फिर से वो बयानबाजी और ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आई है। जब दिग्विजय चौटाला ने जो बयान दिया है उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब जाहिर है क्योंकि गठबंधन को लेकर के विपक्ष पहले दिन से ही सवाल उठा रहा था। कुछ ने कहा कि 3 महीने चलेगा, फिर ये कहा गया 6 महीने चलेगा, और लगातार गठबंधन को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा। हालांकि ये बात बार बार कही गई, तमाम जगहों पर आपने देखा जब ये सवाल पूछा गया सरकार से या फिर गठबंधन के साथी जेजेपी से, सभी ने इस बात को कहा कि गठबंधन चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन अब चुनाव से पहले क्या गठबंधन के साथ ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसके लिए चुनावों के इंतजार का हवाला दिया जाता है। लेकिन बयानबाजियां जो हो रही हैं अब उसके मायने क्या हैं, गठबंधन का जो सियासी भविष्य है वो क्या है, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं इसके मायने क्या हैं, और जिस तरह की बातें लगातार चल रही हैं इस समय, क्या गठबंधन में सब कुछ सही है, क्या ऑल इज वेल है,
और दिग्विजय चौटाला ने जो ठाठ वाली बात कही है उसके भी मायने क्या हैं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि लगातार इस पर सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरीके से चाहे दिग्विजय चौटाला का ठाठ वाला बयान हो या सरकार में 20% की हिस्सेदारी वाला बात हो या फिर ये कहना कि अब जनता अगर अच्छा मैंडेट देकर के चुन करके भेजती है तो फिर जो वायदे रह गए उनको पूरा किया जाएगा, या फिर इस पर यह बयान भारतीय जनता पार्टी का कि जिसकी संख्या ज़्यादा है जाहिर है कि उसके ठाठ ज़्यादा होंगे। इस तरह की बातें आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ सवाल यही है कि हरियाणा के अंदर खासतौर से अगर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गठबंधन का भविष्य क्या है, क्योंकि चुनाव में समय ज़्यादा नहीं है। ये ज़रूर है कि उसके पहले लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव लोकसभा के ठीक बाद होने हैं। तो ऐसे में अब गठबंधन को लेकर के भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि दोनों ही पार्टियां पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ी थी, तो ऐसे में अब इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो जनता को क्या बताएंगे, किस तरीके से जनता को अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करेंगे। और अगर अलग अलग पार्टी और अलग अलग नीतियां हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी हैं, और ऐसे में इसका जवाब जनता को क्या दिया जाएगा ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो कुल मिलाकर के इस बार गठबंधन में एक बार फिर से आप जो बयानबाजियां सुन रहे हैं वो दिग्विजय चौटाला के उस बयान से हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अब पहले जैसे ठाठ नहीं है, यानी कि पुराने दौर को उन्होंने याद किया और अपनी हिस्सेदारी की भी बात उन्होंने कही, क्योंकि अब हम 20% के ही हिस्सेदार हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई, जो वायदे किए गए, जो काम करने जनता के लिए थे, वो गठबंधन के चूंकि साथी थे और छोटे हिस्सेदार थे, इसलिए उसमें कमी रही है। इस बात को अगर कह रहे हैं तो सवाल यह है कि फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ है और कैसे जनता को कन्विंस करेंगे, क्योंकि जिस विकास की बात लगातार गठबंधन की सरकार कर रही है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो फिर उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी, सवाल ये भी रहेगा। और चूंकि विपक्षी पार्टियां लगातार गठबंधन को लेकर के तंज कसती रही हैं, सवाल उठाती रही हैं, तो अब इस बयानबाजी के बाद एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जमकर बयानबाजी शुरू हो रही है, तंज भी कसे जा रहे हैं, गठबंधन को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और खूब एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं टीका टिप्पणी की जा रही है। लेकिन अहम सवाल यही है कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा, क्या गठबंधन में सब कुछ सही है, क्या ऑल इज वेल है गठबंधन के अंदर। और जिस तरह की बयानबाजियां दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं, पार्टियों की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से या जेजेपी की तरफ से, इन दोनों ही बयानबाजियों को किस तरीके से देखा जाए, क्या गठबंधन के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी या किसी तरह से कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो अभी खुल करके सामने नहीं आ रही हैं, क्या इसको इस नज़रिए से देखा जाए, या फिर जो बात पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि नहीं गठबंधन में सब सही है, साझे की सरकार चल रही है और ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। अब चुनावों में जब जाएंगे तो शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेगा कि आखिर गठबंधन में ये चुनाव लड़ना है या फिर किस तरीके से इस चुनाव को हम लड़ेंगे। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी जिस तरह की राजनीतिक तस्वीर हरियाणा के अंदर दिख रही है उसमें बयानबाजियां तो खूब हैं और बयानबाजियों के अपने मायने होते हैं, क्योंकि बिना किसी कारण के इस तरह की बयानबाजियां नहीं होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातों को कहा जा रहा है तो फिर इसको आज समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो लगातार हो रही हैं। और चलिए अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि गठबंधन को लेकर के ये जो सियासी सरगर्मी है ये आखिर क्यों बढ़ी है। दूसरा सवाल यह है कि दिग्विजय के ठाठ वाले बयान के मायने क्या हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या होगा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का भविष्य। और ये तीनों ही सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरकार साझे की है, गठबंधन के साथ ही इस समय आप देख रहे हैं जननायक जनता पार्टी है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है आज उसको समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है।
सबसे पहले शुरुआत सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे मैं करूंगा, क्योंकि बयानबाजियां जिस तरह की हो रही हैं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बयान दिए जा रहे हैं गठबंधन को लेकर के, और अभी जो दिग्विजय जी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब पहले जैसे ठाठ नहीं, 20-20 की हमारी हिस्सेदारी है, इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? शास्त्री जी। देखिए आयुष जी, ये बयान दिग्विजय जी का है और दिग्विजय जी की पार्टी के प्रवक्ता विवेक जी सामने है, वो तो अच्छे से वो दे पाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा का जो गठबंधन हरियाणा की राजनीति की परिस्थितियों के अनुरूप जो बना, वो अपनी सही दिशा में काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले तक ये गठबंधन अच्छे से हरियाणा के हित के लिए जो जो समय समय पर काम और योजनाएं जो होनी चाहिए उस पर काम कर रहा है। चुनाव से बाद का गठबंधन है, इसलिए भविष्य में नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य तो जब चुनाव में आएंगे और दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो किसी विषय पर पहुंचकर इस निर्णय पाएगा कि गठबंधन करना चाहिए, तो फिर वो एक व्यवस्थित चीज होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हरियाणा की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार के माहौल की 2019 में स्थिति थी, उसके अनुरूप जो बेहतर हो सकता था भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। और भारतीय जनता पार्टी परस्पर अपने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक विचारधारा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक राजनीतिक जो एजेंडा है वो करते ही, और सभी करते हैं। और उसी के अनुरूप यदि कोई बयान उनका आया होगा तो उस रूप में तो विवेक जी ज्यादा बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी के समय में जो हरियाणा के हित में हो सकता था, ठाठ बाट की बात तो अब क्या है वो तो नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए जो हरियाणा का खजाना है उसके लिए जिसके लिए जितना आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो किया जा रहा है। आज हरियाणा ऐसी स्थिति में है कि अपने सब लोगों की आवश्यकता पूर्ति का उसके पास अपनी सक्षमता है। इसलिए ठाठ का शब्द तो एक अलग चीज है, लेकिन हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो हरियाणा सरकार का नारा है वो चलिए शास्त्री जी, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि भाई देखिए ठाठ वाली बात तो जननायक जनता पार्टी बताएगी, दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन कम से कम अभी जब तक सरकार का समय तब तक तो ये चलेगा। विवेक जी, क्या मायने हैं इस बयान के जो दिग्विजय चौटाला जी ने दिया? आयुष जी, दिग्विजय जी ने कोई अलग बयान नहीं दिया, उनका कहने का क्या मतलब था वो समझने की जरूरत है। ठाठ किसके है? ठाठ हरियाणा प्रदेश की जनता के। ठाठ किस लिए है? हरियाणा प्रदेश की जनता की सुविधाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा के लिए। आज के दिन अगर बात की जाए कि माइनर, और एक बीजेपी के साथी द्वारा भी कहा गया कि जो बड़े होते हैं उनके ठाठ होते हैं और जो छोटे होते हैं उनके थोड़े ठाठ होते हैं। हम एक ही बात लेके चले कि जो लोगों से वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का प्रयास हम पहले दिन से कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए आज आप देख लीजिए 4 साल हो गए हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी की कोठी पे रोजाना 2000 लोगों से उनका मिलना होता है, और जिनके काम जो लोग काम लेके आते हैं उनके काम भी करने का काम करते हैं। आज के दिन अगर कही जाए बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य पे निर्भर है, और भविष्य में क्या होगा वो समय आने पे पता। आज के दिन गठबंधन मजबूती से चल रहा है। ठाठ से मतलब, अगर ठाठ का आप जिक्र कर रहे हैं, ठाठ का मतलब ये है कि अगर हम फुल मेजॉरिटी में होते, सरकार बनते ही जो वादा हमने, जो बारी बारी हमारे विपक्षी साथी हमारे ऊपर टोकर टिप्पणी करने का काम करते हैं, 5100 पेंशन, वो हम पहले दिन लागू करने का काम करते हैं। आज के दिन तो विवेक जी, क्या गठबंधन के अंदर कहीं ये टीस रह गई है? क्योंकि बार बार आप लोग ये कहते हैं कि भाई चलिए चुनाव का इंतजार करेंगे, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा, लेकिन अभी तो सरकार चल रही है, चलेगी, पूरा करेगी अपना कार्यकाल। तो क्या कुछ चीजें ऐसी रह गई? फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ जो आप लोगों ने तय किया था? क्या कुछ वो है अंदर, इसलिए इस तरह की बयानबाजी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर आप बात करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कारण ही अगर 75% में कानून की बात करूं, अगर 50% लेडीज रिजर्वेशन की बात करूं पंचायती राज उसमें,
प्रस्ताव में। अगर मैं 33% रिजर्वेशन लेडीज की डिपो के अंदर बात करूं, ये सारे मुद्दे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हैं और उन्हीं पे काम हो रहा है। जहां तक कुछ बातें रह गई हैं उनको भी पूरा कराने के लिए हम प्रयासरत हैं और कराने का भी काम करेंगे। ठाट का अगर बात करेंगे, ठाट तो हरियाणा प्रदेश की जनता की, उन्होंने जनता से संवाद करते हुए ये बात की और कार्यकर्ताओं से लोगों से बात करते हुए ये बात की, तो उसमें कोई ऐसी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। उन्होंने उन्हीं के मतलब में ये बात की कि हाँ, जिस तरह से काम होने चाहिए थे, जिस तरह से काम उम्मीद थी वर्कर्स को, उस तरह से नहीं हो पा रहे। आने वाले समय में और अच्छे से काम करेंगे और लोगों को बीच में जाके जो जो काम किए हैं वो बताने का भी काम करेंगे। ठीक है, केवल ढींगरा जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो सत्यव्रत शास्त्री जी ने जो बात कही है कि चुनाव का गठबंधन जो है वो, उसके ऊपर तो हम अभी नहीं बात करेंगे, वो विवेक जी करेंगे। लेकिन जेजेपी अपने माइंड से बता दे, हम तो जेजेपी के साथ बाद के गठबंधन के साथ थे, प्रीवियस गठबंधन के साथ नहीं थे। बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि ये पहले गठबंधन में तो थे नहीं। ये तो जेजेपी जो है बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने के बात करती थी। आज जो है 5100 पेंशन नहीं हुई, इनके मुद्दों की बात हुई नहीं, इनकी बात कोई बीजेपी ने मानी नहीं। अब ये बीजेपी को जेजेपी जो है बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने की बात करेंगे, वहां भेजने की बात करेंगे, या इनके साथ गलबहियां डाल के अगला चुनाव लड़ेंगे, या वो क्या करेंगे? जेजेपी ये तो बता नहीं रही। जेजेपी को तो ये बताना चाहिए कि वो अब बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ दिया सीधे शब्दों में कि हम ना तो आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मानते हैं, ना हम आपकी कोई बात मानते हैं जो आपने अपने एजेंडों में रखी हुई थी, 5100 पेंशन की, कुछ और चीज की या दूसरी तो अभी तो विवेक जी ने बताया, ढींगरा जी कह रहे हैं 5100 पेंशन को छोड़ करके बाकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तो उन्होंने सारी बातें मान ही ली हैं। वो है कहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? मेरे को तो एजेंडा ही नहीं मालूम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है मेरे पास तो। बीजेपी अरे आपको तो तब पता होगा ना, आपको तो यही नहीं मालूम कि कांग्रेस का संगठन कहाँ है। आप ये बताइए, संगठन के बारे में अगर बात करें तो आपके पास संगठन नहीं है। आज के दिन बातें तो कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का आपको कैसे पता होगा? अपने बारे में विवेक जी, अपनी बारे में आप जवाब दीजिएगा। केवल ढींगरा जी का जो जो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम किए गए, मैं बता रहा हूँ पॉइंट। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा डिबेट पे एक्टिव होके बैठिए, सोने का काम कीजिए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बीजेपी ने तो इनको दरकिनार कर दिया हुआ है, लेकिन ये दरकिनार होना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने यमुना पार पहुंचाने की कसम खाई थी। लोगों में इनकी कसम टूट गई है। अब जनता में जाने की बारी होगी तो लोगों को बताएंगे, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? ठीक है ढींगरा जी, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा बीजेपी ने इनको किनारे कर दिया, ये तो सत्यव्रत शास्त्री जी भी बताएंगे बेहतर, लेकिन उससे पहले पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं? चूंकि गठबंधन को लेकर के तो पहले दिन से सवाल थे, अब बयानबाजियां भी हम लोग उसी तरह की देख रहे हैं, हालांकि अब उसका इंटरप्रिटेशन यहां पर कुछ दूसरी तरीके से भी किया जा रहा है। कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए आयुष जी, भाजपा को लोकसभा के लिए जजपा की जरूरत है और विधानसभा के लिए जजपा को भाजपा की जरूरत है। ये दोनों सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं सारा कुछ कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत भारी है। भाजपा की 2 टर्म की है और जजपा की 1 टर्म की है। ये बयानबाजी में जनता को थोड़ा सा उलझाना और गुमराह करना चाहते हैं। और आप एक बात बताइए, 9 महकमे हैं, इतने 10-11 बड़े बड़े घोटाले हो गए, बताओ क्या कोई ठोस कार्रवाई हो, किसी को जेल में डाला हो, क्या हो किसी के ऊपर कुछ किया हो? बाकी बात आती है अब दोनों को, जो थोड़ी बात है सत्ता के गलियारों में कि 12% दोनों का लगभग वोट शेयर गिरने वाला है। अब बात ये आती है कि भाजपा विधानसभा के लिए इनको मजबूत क्यों करेगी? ये तो वो अमर बेल है, जो भी इनके साथ गठबंधन में लगता है उसको सुखा देती है, उस पार्टी को खत्म कर देती है। और चलो मान भी ले, जनता को जो जनता ने मैंडेट दिया, जो वोट दिया, वो प्री पोल अलायंस, अभी बात हो रही है इनका, कोई प्री पोल अलायंस तो था नहीं, एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे। चलो भाजपा की मान भी लिया, कोई 15 सीट घट गई और आपने जजपा को 5-6 सीट और दे दी जनता ने, तो ये तो फिर जाके इन्हीं के साथ अलायंस करेंगे। आज 9 महकमे ले रखे हैं, 10-11 महकमे ले लेंगे, उसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं। देखिए बाकी जो देवेंद्र बबली जी ने बात कही है कि ये ठाट के लिए नहीं होती सरकार,
सरकार होती है, इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के कोटे से हैं। जो सरकार होती है वो काम करने के लिए होती है, जनता के लिए। बाकी रही बात ठाठ की, देखो जी कोई कमी तो है नहीं ठाठ की, कोई कमी हो तो बताओ। अब असली ठाठ ये क्या बोलते हैं, जनता की बात करते हैं। जनता के लिए तो हम तो मानते, शास्त्री जी के पास रोल्स रॉयस होती, ढीगरा जी के पास फरारी होती, विवेक जी के पास जी वैगन होती, तो मानते भी जनता के भी ठाठ हो रहे हैं। तो ये तो इन्होंने जितने महकमे ले रखे हैं, अब उनका जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ वोट मांगा था इन्होंने सारा का सारा, अब किस मुंह से जो वोट है इनका सारा वो एंटी बीजेपी वोट है। अब ये भाजपा के साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या बयान देंगे, मेरे को नहीं लगता। ये स्वार्थ का गठबंधन है। इलेक्शन से एक दिन पहले तक भी अगर इनकी बस मजबूरी होगी, अगर टूटा तो गठबंधन। बाकी ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजियां चलती रहेंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। राजेंद्र जादौन जी, देखिए गठबंधन बहुत सारे राजेंद्र जी आपने देखे होंगे और ये भी एक उसी प्रकार से गठबंधन जो हम लोग देख रहे हैं। गठबंधन के भविष्य भी हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से हुए हैं, चुनावों के समय क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, क्या ये गठबंधन अभी आपको लग रहा ऑल इज वेल है या कुछ शुरुआत हो चुकी है? कैसे इसको आप देखते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो ये है, और उन्होंने जो बयान भी दिए थे अभी कि हमें तो जरूरत थी, हमने तो सरकार बनाने के लिए समर्थन लिया था और सरकार हमारी है, सरकार उनकी नहीं है। तो वो जो अपने पार्टनर को, पॉलिटिकल पार्टनर को भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत महत्व नहीं देना चाहती। उसकी रणनीति ये है कि क्षेत्रीय दलों से ऊपर राष्ट्रीय दल के रूप में हमें ही आगे बढ़ना है। लेकिन हाल में जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी वहां रिपीट करने की उम्मीद करके चल रही थी और जिस तरह की मात उनको खानी पड़ी, तो वो फिर थोड़ी नॉर्मल हुई है। और मुझे लगता है कि उसको लग रहा है कि अब जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में उसको जरूरत भी है। और उधर अभी हाल में जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी, उन्होंने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान विधानसभा का और राजस्थान में जो भी चुनाव है वो लड़ेंगे। तो इससे लगता है कि काफी नॉर्मल हुआ है और अब ये एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हरियाणा में कुछ सीटों का बंटवारा कर ले और मिलकर चुनाव लड़ लें। जब हरियाणा राजस्थान में लड़ेंगे तो वहां भी कोई ना कोई सीटें तो उनको अलॉट की जाएंगी, तो वो कहीं ऐसी सीटें दी जाएंगी जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है और जेजेपी वहां जीत सकती है। वहां जिस तरह के समीकरण बनते हैं, तो ये देखते हुए लगता है कि अभी कुछ स्थिति नॉर्मल है। लेकिन फिर भी जननायक जनता पार्टी अलर्ट है। वो लगातार, अभी कल ही उन्होंने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 3 दर्जन नए वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा है। उस संगठन को इतना मजबूत करना चाहती है ताकि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पड़े तो मजबूती के साथ लड़ सके। शास्त्री जी, देखिए आकलन कुछ इसी तरीके का है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ने नहीं देना चाहती क्षेत्रीय दलों को, और दूसरा यह है कि जो पॉलिटिकल आपके जो अपोनेंट है उनका ये कहना है आपने साइडलाइन कर दिया जननायक जनता पार्टी को और इसलिए इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, साइडलाइन की बात होती तो साइडलाइन कैसे होता, विभाग में कोई परिवर्तन होता। बल्कि हमने तो बबली जी को जजपा के कोटे से मंत्री उसके बाद जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये सोचना या आरोप लगाना कि वो साइडलाइन कर रहे हैं, हम गठबंधन का धर्म बखूबी निभा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए फिर दोहराता हूं कि ये हरियाणा की जनता के मैंडेट के आधार पर जो बेस्ट हो सकता था वो दोनों पार्टियों ने किया, क्योंकि विकल्प क्या था। अब पंजेटा जी के पास तो एक ही था, उससे तो क्या होना जाना था, किसी का भी, कांग्रेस का बीजेपी। निर्णय तो इनमें से ही होना था कि या तो कांग्रेस सरकार बनाए या भाजपा सरकार बनाए। और दूसरा हिस्सा था निर्दलियों का, तो निर्दलियों के अंदर बहुत बड़ी संख्या जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। और तीसरा था जजपा। अब जजपा के पास जो 10 विधायक थे उनके पास 2 विकल्प थे कि कांग्रेस के पास जाएं कि भाजपा के पास जाएं। तो जो मूल स्वरूप और मूल विचारधारा जजपा की इनेलो और चौधरी देवीलाल के संस्कारों से बनी राजनीतिक जो एक विचारधारा हरियाणा में थी, उनके नजदीक कांग्रेस नहीं होती है। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए, चाहे निर्दलीय हमारे साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के ही पहले कार्यकर्ता नेता रहे वो थे,
उनके बावजूद भी हरियाणा में एक अच्छे से पूरे बहुमत के साथ बिना कचपच के एक सरकार चले और वो हरियाणा के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, इसके लिए ये सब गठबंधन हुआ था। और उस गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई ऐसा कदम, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। अभी ये कहें कि सरकार का मुखिया कहाँ है, तो मुखिया तो भाजपा का है, उसके अंदर तो चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता कि भाई हम मना करते नहीं, ठीक है। देखिए, आपकी सीटें ज्यादा थी, मुखिया आपका है, लेकिन शास्त्री जी एक चीज और कही गई कि ये गठबंधन इसलिए भी, ये जो इस तरह की बयानबाजियां हैं वो जानबूझ कर हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। लोकसभा चुनाव आने इसलिए आपको जरूरत है, विधानसभा चुनाव में आपको जरूरत है जननायक जनता पार्टी की, इसलिए बयानबाजी देते रहिए कि जनता के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे। देखिए आयुष जी, आज हम जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले और जो भारतीय जनता की जो राजनीतिक समझ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गोल गोल घुमाकर लोगों को बहकाया नहीं जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पर और जहां जहां जिस प्रकार के आज जैसे एक बयान आया कल, और उस बयान के लेकर आज टीवी चर्चा हो रही है, तो कहाँ किसी चीज की आज लुका छिपी हो सकती है? लुका छुपी का आज के जमाने में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हर विचारधारा का कैसे कौन आदमी काम कर रहा है, हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे से ज्यादा आप समझ रहे हो, मैं किसी भाव भावना से बोल रहा हूँ और सामने वाला कैसे देख रहा है। तो राजनीति आज बहुत ज्यादा जो है वो लुका छुपी की नहीं है, बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला जी को जो मान सम्मान दिया, मुझे लगता है कि गठबंधन के नाते ऐसा और कहीं किसी गठबंधन में, भारत के गठबंधन में, राज्यों के गठबंधन में ऐसा अधिकार पूर्वक इस प्रकार की हिस्सेदारी की बात कहीं नहीं की जा सकती। इसलिए विपक्ष के इन आरोपों को में कोई दम नहीं है कि साइडलाइन किया या मजबूरी थी, ये थी। हाँ, मजबूरी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक थे और हरियाणा को एक स्टेबल राजनीतिक रूप से मजबूत एक स्टेट में सरकार मिले, उसके लिए जो उस समय की, क्योंकि पार्टी हम बड़े थे तो हमारी जिम्मेवारी थी, कदम से भागने की बजाय हमने एक हरियाणा में सरकार देने का काम किया। और जिसके पास जो विभाग है उन्होंने अपने अपने रंग में अच्छे काम किए, उसका जनता के साथ तालमेल है, जनता उसको देख रही है, तो अच्छा होगा। चुनाव के समय जो गठबंधन होगा उस पर इस प्रकार के विचारधारा और पिछले किए गए कामों का विश्लेषण होगा। आप जैसे प्रबुद्ध लोग, पत्रकार जिस प्रकार की समीक्षा करेंगे तो जनता और सरकारें और जो पार्टियां हैं वैसा निर्णय करेंगी। ठीक है विवेक जी, क्या साइडलाइन कर दिया गया आप लोगों को कहीं गठबंधन के अंदर, इसलिए ये टीस है? और दूसरा ये है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? ढींगरा जी कह रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या, पहले वो तो बताइए फिर बात हो इस पर। जी, ढींगरा जी को तो अगर मैं जिक्र ही ना करूं तो अच्छा है। ढींगरा जी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नहीं पता। ढींगरा जी की ये विरोध कैसे करना है कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट ना चली जाए। अगर किसान के खाते में 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर पेमेंट भेजाने का काम किया तो उस टाइम ये लोग कहते रहे बैंक पैसे खा जाएंगे, बैंक में रह जाएंगे। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था जनाब। 50% महिलाओं की हिस्सेदारी अगर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर की, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हिस्सा था। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को राशन डिपो में दिया गया, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। आज के दिन 70% रोजगार का अगर जिक्र करूं, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। जितने काम गिनाऊं, पूरी लंबी एक लिस्ट है, मैं अगर गिनाने बैठूं तो काफी समय लगेगा। पर आज के दिन इनका कहना क्या है, इनके पास अपने लिए तो कुछ नहीं। इनसे अगर संगठन की बात की जाती है तो संगठन इनसे बढ़ नहीं पाया पिछले 9 साल में। और अभी 2-3 दिन पहले चर्चा चलने लगी थी कि हाँ लिस्ट आएगी, वो आती इनकी स्टैंप चोरी हो जाती। बातें ये करते हैं हमारे ऊपर, अब क्या होगा। ढींगरा साहब, अब होगा ये, दोबारा से सरकार में आए और दोबारा सरकार बनाने का काम। आज के दिन आप लोग सोचना छोड़ दीजिए, आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों का क्या। यहाँ बैठ के बातें तो की जा रही लेकिन है। विवेक जी, हमने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात पंजेटा जी ने कही, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में आप लोग जब गए थे तो आपको वोट वो मिला जो कि अगेंस्ट था मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। आज आप उसी के साथ अलायंस में हैं, तो फिर जनता को कैसे कन्विंस करेंगे आप?
मैं वहीं आ रहा हूँ, पंजेटा जी के पास भी आ रहा हूँ अभी। ढींगरा जी का तो पूरा हो जाए। ढींगरा जी ने कहा और पंजेटा जी ने भी एक ही बात की, घोटाले कह तो देते हैं, कोई प्रूव नहीं कर पाता। कोई फैक्ट्स इनसे मांगे जाते हैं तो फैक्ट इनके पास होते नहीं। रही बात जो इन्होंने कहा, जनता ने जो मैंडेट देने का काम किया उसको शर्माते रख सरकार बनाने का काम किया। दोबारा चुनाव की स्थिति में प्रदेश को डालने की हमारी कोई नीयत और ना ही डालना चाहिए। कितना बड़ा बोझ प्रदेश के ऊपर डालने का काम ये लोग सोच सकते हैं, उस पर हम नहीं सोच सकते। आज के दिन बातें कर रहे हैं, अभी पंजेटा जी कह रहे थे फलाने के पास रोल्स रॉयस, ढमकाने के पास फरारी, ये वो। मेरे को ये नहीं पता लगा पंजेटा जी हमर ले आए क्या? बातें तो करते हैं, आप बात कीजिए वो जो जचे। जनता के विषयों की बात है। आपने कहा क्या क्या काम किए, मैं लिस्ट गिना रहा हूं कामों, और जनता के बीच में जाके यही बताने का काम करेंगे कि हमने क्या क्या काम किए, हमने क्या क्या वादे किए थे और कौन से वादे हमारे पूरे हो गए। अगर एक दो कोई रह गया उसको भी पूरा करने का काम। ये यहाँ कहना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इन्होंने अभी देवेंद्र बबली जी का भी जिक्र किया, हमारे मंत्री हैं, हमारे माननीय है। उन्होंने जब पत्रकार साथियों ने सवाल पूछने का काम किया तो उन्होंने उसका जवाब देने का काम किया। शायद हो सकता है उन्होंने वो वीडियो पूरी ना देखी हो, और उन्होंने जिस तरह अगर संवाद के तरीके में उनसे बात होती तो वो उस तरीके से जवाब देते। अब सवाल के तरीके में बात हुई है, उन्होंने उस तरीके से जवाब दिया। आज के दिन ये बात ये भी मान गए कि गठबंधन मजबूती से चलेगा। आने वाले समय में क्या होगा वो समय बताए। आज यहां बैठ के कुछ कहने से पहले अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं वो अपना संगठन नहीं बना पा रहे, ऐसी क्या मजबूरी हो रही है? 5-5 ये अध्यक्ष बनाते हैं, पांचों एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं हो पाते। आज विधायक दल की बैठक थी, सारे विधायक एक जगह इकट्ठे हो गए क्या? अगर विधायक इकट्ठे हो गए तो बताएं। इनके विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता बैठक बुलाता है, विधायक नहीं इकट्ठे हो पाते। ये बातें हमारे ऊपर। अरे आप ये कह रहे हैं कि दूसरे पे टीका टिप्पणी करने से पहले अपना जवाब निकले। मैं केवल ढींगरा जी से जवाब अपने अंदर झांकिए, हम तो मजबूती से सरकार चला रहे हैं, ठीक है, ये बात तो आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि आप मजबूती से सरकार चला रहे हैं, इस पर तो किसी को कोई शक नहीं। वही बात थोड़ी सी एक अपने लास्ट वो करना चाहूंगा। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी शाम को इकट्ठे बैठ के किसानों के खाते में मुआवजा राशि 181 करोड़ रुपए 67,758 किसानों के खाते में डालने का काम किया। ये लोग वही है जो कहते थे मुआवजा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, वैसे नहीं। सभी काम हो रहे हैं, तरीके से हो रहे हैं। इनकी तरह नहीं है कि हाँ दे दो जमीन जीजा जी को, दे दो ये भी जीजा जी को। जीजा जी करते करते इन्होंने सोनिया गांधी तक को जमानत पे लाने का काम किया। इन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जमानत तक करवाने का काम किया। कार्रवाई जमानत पे कौन है? चलिए ठीक है, केवल जमानत में नहीं है, जवाब ले लेते हैं। देखो थोड़ा सा डिटेल हो जाएंगे, फिर आप लोग केवल ढींगरा जी, आप लोग अपना संगठन बना नहीं पा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, आप लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, तंज कसते रहते हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र जो बनाए गए उसके जरिए 10 लाख लोगों की पेंशन काटना तो काम किया इन्होंने, काम क्या किया वो नहीं समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात, बीपीएल राशन का कार्ड तो काटने का काम किया, आंकड़े ना दीजिए ढींगरा जी, गलत आंकड़े ना दीजिए। पेंशन के मामले तो हुआ, लेकिन उसमें कितना पैसा चला ये नहीं समझ में आया। कितना पैसा गड़बड़ घोटाला हुआ ये समझ में नहीं आया। बिजली मीटर खरीद का तो घोटाला हुआ, लेकिन ये समझ नहीं आया आपके द्वारा फर्जी पेंशन जो लगाई गई थी उसको काटने का हमने काम किया। किसी जरूरतमंद आदमी का पेंशन हमने नहीं काटी। माइनिंग घोटाला तो हुआ, लेकिन माइनिंग घोटाला में कितना गड़बड़ घोटाला हुआ ये नहीं पता लगा। ये सारे चीजों के ऊपर अगर हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो पता लगेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये सारे घोटाले तो कर लिए इन्होंने, और करने के बाद ये पता नहीं चल रहा कि उसमें कितना पैसे का गड़बड़ झाला हुआ। हमारे प्रदेश पे 4 लाख करोड़ तो कर्जा तो चढ़ा, लेकिन ये नहीं पता लगा वो कर्जा किसने चढ़ाया, कहां पैसे पी गए, कहां पे लगे वो पैसे। ये सारी चीजें जब हैं, जब पता लगेंगी, जब जनता इनको सबक सिखाएगी।
अब जनता सबक सिखाने को तैयार हो रही है तो सब तब समझ में आएगा कि ये जो गड़बड़ घोटाले किए हैं इसका हिसाब किताब जनता लेगी ना। अब जनता की बारी आ रही है। अब इनको ये लग रहा है कि हम तो ऐसे कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे। अरे भाई साहब, हमारे संगठन तो बन जाएगा। संगठन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो हमारे 195 जो संगठन बड़ी बात नहीं होती, उन्हीं में से ही संगठन बनना है, बन जाएगा। संगठन बड़ी बात नहीं होती। आपने हमारे हाँ, MLA की बस बात करी है ना, आपने लड़ लिया चुनाव, आपने कर ली सरकार, संगठन कोई बड़ी बात नहीं। देखिए केवल सिंह जी, ये तो बड़ा बयान दे दिया। आपकी नजर में संगठन बड़ी बात नहीं है तो भाई चुनाव में कैसे बहुत सही जाएंगे? बात आपके लिए तो कही, संगठन की जरूरत बड़ी पड़ेगी। नहीं होती, संगठन कोई बड़ी बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, संगठन कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। किस तरह प्रदेश अध्यक्ष साथ जोड़ के खड़े होते हैं विवेक जी भाई देखिए ढींगरा जी का समय है। ढींगरा जी ने बहुत धैर्यपूर्वक विवेक जी आपको सुना था, उनकी बात थोड़ा आ जाने दीजिए। ढींगरा जी की बात को आने दे। विवेक जी एक सेकंड, थोड़ा सा बात नहीं होती, आपके लिए नहीं होती। ढींगरा जी की बात, अभी ढींगरा जी की बात। विवेक जी ठीक है, विवेक जी आपने अपनी बात रखी है, अभी ढींगरा जी का समय। संगठन कोई बड़ी बात नहीं ठीक है, होती, चलिए हम मान रहे हैं। ठीक है, ढींगरा जी कंप्लीट करें। इनकी बारी है या मेरी? केवल ढींगरा जी कंप्लीट करें। मैं यही कह रहा था कि जब तो पेंशन काटते हैं तब ये इनको समझ नहीं आता, जब ये राशन कार्ड गलत लगी हुई पेंशन काटी है, करेक्ट करूंगा, करते हैं तब समझ नहीं आता। जब घोटालों की सरकार साबित हुई और उसके बाद 4 लाख करोड़ का प्रदेश पे कर्ज चढ़ा दिया और उसके बाद कहते हैं कि हम दो हैं, इस तरह से है। ये एक बात बड़ी रजत जी ने अच्छी कही है कि इनको लोकसभा में जरूरत है और उनको विधानसभा में जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। और ये स्वार्थ के गठबंधन है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे तो गठबंधन तो स्वार्थ का ही होता है ढींगरा जी, गठबंधन तो स्वार्थ का ही होता है ना। निस्वार्थ गठबंधन कौन सा था? आज भी स्वार्थ का गठबंधन, कोई राजनीतिक गठबंधन आप एग्जांपल के साथ मुझे बता दीजिए इसी चर्चा में जिसमें कोई स्वार्थ ना रहा हो, निस्वार्थ गठबंधन रहा हो। गठबंधन स्वार्थ का ही होता है भाई, ठीक है। उन्होंने कहा स्टेबल सरकार देनी थी, 2 पार्टनर थे जो कि आए जिन्होंने स्टेबल सरकार दी। अब गठबंधन का भविष्य क्या होगा इसके लिए 24 दूर नहीं, इंतजार करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा? ठीक है, फिर तो चलिए ठीक है। अरे अच्छा है ना भाई, आप कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं कर पाए तो और अच्छा है, आपके लिए और रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, जनता फैसला करेगी ना इस चीज का। पंजेटा जी, बिल्कुल पंजेटा जी, जनता फैसला करेगी। ठीक है पंजेटा जी। जी आयुष, विवेक जी कह रहे हैं कि भाई देखिए गठबंधन हमारा जो है जैसे भी चला, हम जनता को जवाब देंगे, हमने किसके अगेंस्ट लड़ा किसके अगेंस्ट नहीं लड़ा, ये हमारी पार्टी फैसला करेगी। अभी मजबूती से चल रहा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमने एग्जीक्यूट किया उसको। पंजेटा जी। आयुष जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की से शुरुआत अगर करें तो भाजपा के नेता स्टेज पे आके, पब्लिक मंच के ऊपर आके ये क्यों कहते हैं बार बार कि ये जजपा का नहीं था, हमारा था, आरक्षण देना वो हमारा था, 75% हमारा था, बाकी रही बात पेंशन की तो हमने तो 3000 का वादा किया था, अब 2700 2750 है, वो हम पूरा नहीं होने देंगे, सिर्फ 3000 ही करेंगे। तो जहां तक अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आती तो बेरोजगारों को देते 11,000 रुपए जो इनके प्रोग्राम में था। 5100 के लिए कहते कि हमें 4 महकमे कम कर दो, मगर हरियाणा की जनता का एक ठाठ होने चाहिए, 5100 जरूर करेंगे, चाहे मेरे ठाठ कम हो जाए, मैं 4-5 महकमे कम ले लूंगा। उसके बाद इन्होंने स्कूलों की बात करी थी, प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा था सेंटर बनेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सरपंचों के लिए इन्होंने पेंशन की मांग करी थी अलग से। एमएसपी के ऊपर 10% और 100 रुपए बोनस की बात करी थी इन्होंने कहा था ठेके उखाड़ के फेंक देंगे ताइंदरों को, 2-2 4-4 कर दिया उसकी जगह रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर के अंदर। उसके बाद आप एक बात बताइए, भाजपा के जहां तक बात आती है, इन्होंने फ्री एजुकेशन का, और भाजपा ने एक वादा किया था फ्री एजुकेशन देंगे, उसके बाद गरीबों को घर देंगे। गरीबों को घर था, प्रधानमंत्री आवास योजना वो केवल 18-19% ही काम हुआ है। जहां फ्री एजुकेशन देनी थी वहां सरकारी स्कूलों में 500 रुपए लगा दिए। उसके बाद इन्होंने स्किल डेवलपमेंट वालों को कहा था कि 25 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वो 25 लाख रुपए की 25 लाख नौकरियां कहां गई वो आज तक नहीं पता। 25 लाख युवाओं को यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री 25 लाख युवाओं को 500 करोड़ की फाइनेंशियल एड देगी, वो नहीं पता कहां गई। उसके बाद इन्होंने बात करी थी कि भाई फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। आज तक उसका आय के तो दुगनी क्या करनी थी, इन्होंने पीएम आशा योजना बंद कर दी जो एमएसपी की गारंटी देती थी। एक इनकी प्राइस सपोर्ट की पीएसएस एमआईएस थी वो बंद कर दी। फूड के ऊपर जो इन्होंने एफसीआई का था उसकी तो 3-4 लाख सब्सिडी करोड़ कम कर दी।
फर्टिलाइजर की 1.25 लाख सब्सिडी कम कर दी। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का शुरू किया था, वो बेचारा 2,500 करोड़ का हुआ, वो 15,000 करोड़ का हुआ, आज उसको जीरो ही कर दिया, खत्म ही कर दिया। फिर इन्होंने सिलेंडर के दाम देख लो। आयुष जी, सबसे जो चीज ये भाजपा कह के आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई का नारा लेके आए थे। आप मुझे बताइए कि महंगाई कहाँ है आज की डेट में? युवाओं को जॉब की बात कर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। किसानों के लिए आए, किसानों का कुछ नहीं है। तो जब मेन जो मुद्दे हैं, जब उसी पे, और कर्ज जो है, जो बिल्कुल ढींगरा जी ने बात ठीक कही, जो अगर एक बार इलेक्शन पे थोप देते आप, क्या प्रदेश की इतनी बुरी हालत ना होती? उस वक्त तो झेल लेते हम, जो भी 5-10 हजार करोड़, इतना तो चलो लगता भी नहीं, लेकिन कम से कम 4 लाख करोड़ का भट्टा तो ना बैठता प्रदेश का। आप उस वक्त इलेक्शन करा लेते, क्लियर मैंडेट आ जाता जिसका आना था। लेकिन ये एक बोलते हैं कि नहीं, हमें तो प्रदेश की बड़ी फिक्र थी, इसीलिए हमने 9 घोटाले कर लिए, प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया, प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। आज आप मैं सारे के सारे भैया लैंड क्रूजर वगैरह तो कहां से लेंगे? हम तो सब 1 लाख के कर्जदार हैं। विवेक चौधरी जी, आपके ऊपर भी उतना ही कर्ज है। चलिए, मुझे लगता है गाड़ियों का प्रचार आज काफी ज्यादा हो गया, लेकिन मैं तो ये जनता पे छोड़ता हूं। जनता अपने निर्शीर विवेक से इसका फैसला करेगी कि किसने बेहतर किया और किसने नहीं किया। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि गठबंधन के अंदर बहुत सारी बयानबाजियां हैं, बयानबाजियों के अपने अपने मायने हैं, लेकिन जब तक चुनाव आएगा नहीं, ये तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए चुनाव का इंतजार करिए और जनता ही इसका फैसला करेगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।